अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो दोस्तों आपको फर्स्ट चैप्टर मिला था, वीडियो आप लोग देखे थे, बहुत अच्छा रहा और मैंने आपको बोला भी था बीच में 1-2 दिन गैप करके आपको चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेकेंड चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन, इसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है और यहाँ पर इसका पार्ट 1 वीडियो है। इसको 3 पार्ट में हम वीडियो डालेंगे। पार्ट 1 में आपका जो है अपवर्तन से रिलेटेड प्रिज्म तक मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर पार्ट 2 में आपका लेंस से रिलेटेड बताऊंगा और पार्ट बताऊंगा। ठीक रहेगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड कर रहे हैं और बारीकी से देखिएगा और हर एक चैप्टर यहाँ पर पूरे कराए जाएंगे धीरे धीरे करके। और जो है साइंस के तीनों बुक्स, मैथ्स हो गए और भी जो सारे बुक्स हैं सभी चीज़ यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा, इससे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, खूब दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी दोस्त हैं सभी लोग देख पाएँ और एक अच्छी तैयारी को कर पाएँ घर बैठे हुए। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे यहाँ पर आया है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। डिफिनेशन गौर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है ना। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रिपीट अगेन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। तो डिफिनेशन इस तरह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक मीडियम लिया है, वायु का माध्यम लिया, दूसरा लिया है कांच का माध्यम और ये आपका आपतित किरण है और ये अपवर्तित हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है आपतित किरण जो है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं बाबू आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराई और अपने पथ से विचलित हो गई और ये जो मीडियम है ना, पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक माध्यम मतलब कहने का मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिखाई देगा। मतलब ये कांच रखा गया है, उसके ऊपर वायु का माध्यम है, नीचे जो है कांच का माध्यम है। तो प्रकाश जो है वायु से जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी तो वो विचलित हो जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप जो है इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखिएगा, मैं बताऊंगा भी, है ना, अपवर्तन का उपयोग। तो जैसे ही बाल्टी में छड़ी को डालते हैं तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हवा के माध्यम से किरण किसमें प्रवेश कर रही है? पानी के माध्यम में, और पानी का घनत्व वायु के सापेक्ष क्या होता है? अधिक होता है। तो इसके बारे में हम मीडियम के बारे में भी बात करेंगे। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण कैसे क्या होता है। एकदम फुल डिटेल वीडियो है, एकदम पैसेंस रख करके एक बार देख लीजिए, फिर आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका देखिए सतह से परिभाषा भी आप लोग लिखते चलिएगा। आपतित किरण की परिभाषा, पारदर्शक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। पारदर्शक सतह के आपतन बिंदु से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। और जिस बिंदु से जो है टकराकर अपवर्तित होती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर के अपवर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में खींचे गए अभिलंब को अभिलंब कहा जाता है। ये चीज आप लोग डिटेल ले लिए कि अपवर्तन यहाँ पर हुआ कैसे। और एक बात याद रखिएगा, अपवर्तन तभी होगा जब जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यानी कि माध्यम जो है क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, जिसके आर पार दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पर अपने लोग आगे इसको देखते हैं जरा सा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अपवर्तन से रिलेटेड 2 नियम भी दिए गए हैं जो मतलब कि मैट्रिक के स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और जो इंटर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैट्रिक का जो है बहुत सारा पोर्शन इंटर में मिलता जुलता रहता है। तो एक बार ढंग से देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और वीडियो आपको इस टाइप के चाहिए होंगे तो एकदम फुल, जब भी कोई दिक्कत समझ में आएगी आप तुरंत कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखना ना भूलिएगा, वीडियो सबसे पहले आप लोग देखिएगा। चलिए इसका दोनों नियम क्या है इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने प्रकाश का अपवर्तन देखा, अब इसका दोनों नियम देखते हैं। दोनों नियम क्या है? तो पहला नियम कहता है पहला नियम, है ना, पहला नियम में कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या हो गया? ये अभिलंब। ये तीनों का तीनों एक ही पोजीशन में होता है,
मैं आपको बताऊंगा भी अकॉर्डिंग टू फिगर, और यहाँ पर पहले इसको याद रख सकते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, तीनों का तीनों एक ही समतल में पड़ रहा है, एक ही तल में पड़ रहा है। तो ये पहला नियम आपका क्लियर है। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम को एक और नाम दिया जाता है, दूसरा नियम या एस्नेल, क्या बोला जाता है इसको, एस्नेल का नियम। अब ये दूसरा नियम और एस्नेल का नियम कहता क्या है, इसको जरा सा हम लोग जानते हैं कि एस्नेल का नियम है क्या चीज। किन्हीं दो माध्यमों, है ना, पहले नियम आप लोग लिख लीजिएगा, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होती है, इसी चीज को हम लोग एस्नेल का नियम कहते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक अनुपात होती है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल साहब ने ये दिया था नियम आपको, देखिए जो अनुपात आता है उसको म्यू बताया, और यहाँ पर साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर। मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसकी ज्या और इधर जो एंगल बन रहा है इसकी ज्या, दोनों में एक अनुपात होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल के नियम से क्या रिजल्टेंट आया आपको, बटा साइन आर आया। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, म्यू बोलेंगे इसको, है ना। म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम में क्या रिजल्ट आया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम में क्या आया था, आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड दो नियम था। पहला नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन होता क्या चीज है, उसके लिए सबसे पहले ये जो फिगर दिख रहा है आपको, कांच का स्लैब बनाया गया, कांच की आयताकार सिल्ली जो बनाई गई है, इसे आप लोग नोट कीजिए। आई होप कि नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब यहां पर जो है इसमें देखिए, ये जो है कांच का जो स्लैब बना हुआ है, इससे ये किरण टकरा रही है और टकरा करके यहाँ पर अपवर्तित हो रही है, फिर यहाँ से जो इसके दूसरे पोर्शन से निर्गत हो रही है, बाहर निकल रही है ना। तो टकरा करके जो है निकल करके बाहर जो जाती है इसे हम निर्गत किरण बोलते हैं। और यहाँ पर ये आपतित किरण, सतह से टकराने वाली किरण को, चाहे वो परावर्तक सतह हो या फिर जो है पारदर्शक सतह हो, उससे टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण ही कहते हैं। तो आपतित किरण हो गया और निर्गत किरण हो गया। अब यहाँ पर बात ये होता है कि पार्श्विक विस्थापन कहते किसको है, इसको जरा सा जानिएगा, इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन का सिंपल सा डिफिनेशन है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, ये सब जो लंबवत दूरी के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग बोलते हैं, क्या बताया डिफिनेशन मैंने, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इसके बाद तुरंत हम लोग जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में, इंडेक्स के बारे में कि आखिर इंडेक्स होता क्या चीज है। तो शून्य में प्रकाश की चाल जो होती है, इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 सेकेंड होता है। और उसके बाद जो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 225 प्रति सेकेंड होता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, है ना। अब हम लोग अपवर्तनांक देखेंगे और कुछ चीज का अपवर्तनांक भी निकालेंगे। तो दोस्तों अपने लोग आप देखते हैं इंडेक्स के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, तो कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और किसी विशेष माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी विशेष माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला लिखा है, अपवर्तनांक इज इक्वल टू शून्य में प्रकाश की चाल बटे विशेष माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। इसको शॉर्ट में अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है, स्मॉल n से। तो यहाँ पर इज इक्वल टू c बटे सी एम, एम लिखे m, है ना। मीडियम हवा का हो सकता है, कांच का हो सकता है, पानी का हो सकता है,
बहुत तरह का मीडियम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। शून्य में यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर जो चाल भरा जाएगा कितना भरा जाएगा, हमेशा जिसका भी इंडेक्स हम निकालेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ऊपर में ही देंगे, और नीचे में मीडियम का जो चाल रहेगा वो दे। इजिली मैं यहाँ पर दो चीज का इंडेक्स निकाल करके बताता हूँ। पानी का इंडेक्स क्या होगा, है ना, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ वाटर, हाउ कैन फाइंड, वेरी इजी, है ना, बहुत आसान तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कांच का, ग्लास का जो है इंडेक्स क्या होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए पानी का आवर्तनांक निकालने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखिएगा C/Cm लिखिएगा, है ना। तो आवर्तनांक को n से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर n क्या लिख देंगे, वाटर लिख देंगे, है ना। किसका निकाल है, वाटर का निकाल है, तो वाटर लिख देंगे। यहाँ पर शून्य में प्रकाश की चाल कितना दोगे, बोलो तो आप लोग बोलो, 3 लाख दोगे कि नहीं दोगे। और नीचे Cm यानी कि मीडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक मरतब फॉर्मूला लिख देते हैं, C/C वाटर, ऐसे लिखिएगा, है ना, बनाइएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा 3 लाख बटे में पानी में प्रकाश की चाल होता है 225,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो आउट हो जाएगा, यहाँ आ गया 300/225, 25 8 200, 25 8 200, 25 नमा 225 और 25 बरहन 300, 25 8 200, 25 बरहन 300, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पर आ गया 4/3। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.3333 आते जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर वाटर का जो आवर्तनांक निकल गया, कितना निकल गया, 1.33 निकल गया, है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आप निकाल भी सकते हो इजी वे में। चलिए आप ग्लास का आवर्तनांक जरा सा निकालते हैं क्या होगा। तो ग्लास का आवर्तनांक निकालने के लिए यहाँ पर n फॉर m होगा पहले, तो n यहाँ पर GLASS हो जाएगा ग्लास, और यहाँ पर शून्य में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर जो ले लीजिएगा CG ले लीजिएगा। तो यहाँ पर बताइए NG बराबर क्या आ जाएगा, 3 लाख/2 लाख होगा कि नहीं होगा। तो ये 50 से 50 खत्म हो जाएगा, 3/2 आ गया, यानी कि 1.5 आ गया NG, यानी कि ग्लास का आवर्तनांक कितना निकल गया, 3.5 निकल गया। तो ये इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से जो है किसी भी चीज का आवर्तनांक निकाल सकते हैं, इंडेक्स निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हम बताते हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल, आप पहले इसको लिखिए, चलिए लिख लिए आप लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हम बताते हैं जिसको देखिए मैं लिख ही देता हूं। तो इंडेक्स जो है महत्वपूर्ण इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके 1 नंबर के पूछे जाते हैं, हो ना हो उसमें से पूछ दे। जैसे आपका बहुत ही फेमस है, कंपटीशन लेवल तक का पूछता है, हीरे का आवर्तनांक कितना होता है ना। किसका, हीरे का, हीरा का आवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का आवर्तनांक होता है 2.42, याद रखिएगा कितना होता है 2। वहीं बेंजीन का अगर अपवर्तनांक लीजिएगा, बेंजीन का होता है 1.50, यानी कि इसका अपवर्तनांक किसके बराबर हो गया, कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो गया। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, मैं लिखता हूं, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए, 1.003। उसके बाद जो है पानी का अपवर्तनांक तो निकाल ही दिए। केरोसिन का अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक कैसे निकालिएगा, तो केरोसिन में उसके अनुसार जो है आप लोग सूर्य प्रकाश की चाल को कर करके निकाल लीजिएगा। तो इसका ये इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में जो है रिपीट करता है। उसके बाद जो है आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो अल्कोहल का अपवर्तनांक आपका हो जाएगा 1.36। उसके बाद आपको जो है बर्फ का अपवर्तनांक भी पूछ लेता है, बर्फ का अपवर्तनांक कितना, तो इसका 1.31 होता है। उसके बाद जो है आपका सेंधा नमक, एक और लिख लीजिएगा, सेंधा नमक, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है, इसका अपवर्तनांक दोस्तों हो जाता है 154। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, अभी जस्ट मैंने बताया 1.33। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, ये होता है 1.5। तो आप इतने को याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको टकरा ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी सब से पूछेगा। अब इसके बाद हम लोग जरा सा देखते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो दोस्तों आप लोग देखते हैं हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक का डिफिनेशन सबसे पहले अगर लिखना चाहिएगा तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। रिपीट अगेन, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, मीडियम मैंने 2 1 लिया तो इसका अपवर्तनांक क्या हो गया, n2/n1 हो गया। यहाँ पर मीडियम मैंने 1 2 लिया तो इसका अपवर्तनांक हो गया n1/n2 हो गया। अकॉर्डिंग टू परिभाषा के अकॉर्डिंग ये सूत्र आया। इससे मैं आपको साबित करूंगा कि कैसे अपेक्षिक अपवर्तनांक आप समझ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो है माध्यम n2 लिए और n1 लिए, n2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक n2/n1 हो गया। अगर यहाँ पर n1 बराबर ये अपवर्तनांक लिखे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखिएगा, c/c1 लिखिएगा। और उसके बाद जो है आप n2 लिखिएगा तो n2 के बदले क्या लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। अब दोनों पर जरा सा जो है निकालते हैं, दोनों को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर n2 1 लिखिएगा तो n2 के लिए n2 ऊपर में लिखिएगा, नीचे में लिखिएगा n1। तो n2 के लिए क्या है बोलिए, c/c2 है। और उसके बाद जो है यहाँ पर n1 के लिए c/c1 है। यानी कि इसको पलटिएगा, c/c2 अगुने c1 बटे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, c से कैंसिल हो जाएगा, c1/c2 हो गया। मतलब जो है n2 का जो है क्या आ गया, यहाँ पर चाल के अनुसार जो है रेशियो निकला है तो c1/c1 को निकालिएगा तो सेम प्रोसेस से निकालिएगा, है ना, n1/n2 निकालिएगा, है ना। तो n1 का मान कितना है, c/c1, अच्छा c/c1 है। और उसके बाद जो है इसका मान जो है इसको पलट ही देते हैं तो c2 ऊपर चल जाएगा और c नीचे आ जाएगा। इससे ये खत्म, c2 बटे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। मतलब n12 का जो मान आ गया कितना आ गया, c2/c1 आ गया। उसके बाद अगर इस रिजल्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि n21 इंटू n12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तब रिजल्टेंट क्या आएगा, तो c1/c2 इंटू में क्या आ जाएगा बोलिए, तो c2/c1 से c1 कैंसिल और c2 से c2 कैंसिल, यानी कि n12 इंटू n21, है ना, बराबर 1 हो गया। इसको उधर ले जाइएगा, n21 बराबर 1/n12 हो जाएगा। यानी कि n21 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकल रहा है, n12 के सापेक्ष निकल रहा है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। आप इसको कह सकते हैं अंक 1/n2 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, आप इसको इजिली बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कैसे नोट कीजिएगा, पहले मैंने ये लिखा, है ना, इस पोर्शन को लिखा और उसके बाद इधर आया, फिर उसके बाद यहाँ छोटा सा पोर्शन लिखा, फिर उसके बाद ये लिखा। नोट कर लीजिए सब लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे माध्यम के बारे में, सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मीडियम के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। एक हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड हो जाएगा रेयर मीडियम। सघन माध्यम की क्या क्वालिटी होगी और विरल माध्यम की क्या क्वालिटी होगी, तो इसका परिभाषा सिंपल सा है, जिस माध्यम में कणों की उपस्थिति ज्यादा होगा उसे सघन माध्यम बोलेंगे और जिस माध्यम में कणों की उपस्थिति कम होगा उसे विरल माध्यम बोलेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, अधिक कण होगा, अधिक कण, और इसमें क्या होगा, कम कण। तो जिस माध्यम में कणों की उपस्थिति अधिक होगी उसे हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम और जिस माध्यम में कणों की उपस्थिति कम होगी उसे हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम। तो यहां पर जो है आप याद रखिएगा, है ना, यहाँ वायु में कहते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो वायु का जो होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है ना। मतलब क्या, वायु क्या है, गैसेस अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसमें कणों की उपस्थिति कम होती है। पानी में इससे ज्यादा होती है कणों की उपस्थिति, जिसके कारण अंतराणुक बल उसमें मजबूत होता है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। और उसके बाद कांच में अत्यधिक जो होती है ना कण, सभी एडजस्टमेंट में रहते हैं, उसके बीच का अंतराणुक बल काफी ठोस होता है, जिसके कारण ये ठोस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो इसमें कम हो गया, है ना, इसमें कम हो गया, कम, इससे थोड़ा सा अधिक हो गया। आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। इसमें सबसे अधिक हो गया। माध्यम के बारे में आज क्लियर ही कर लीजिए, है ना, सबसे अधिक होता है। तो यहां पर जो है, यहां पर वायु का माध्यम, है ना, वायु का माध्यम पानी के सापेक्ष क्या है, विरल माध्यम है, विरल है। फिर जो है कांच के सापेक्ष पानी का माध्यम क्या है, विरल है।
इसके जस्ट उल्टा कीजिएगा, वायु के सापेक्ष पानी का माध्यम क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। और फिर पानी का माध्यम जो है कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा, मतलब कांच का माध्यम जो पानी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है समझ में आ गया आपको कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है ना। तो अभी यहाँ पर एक लाइन आता है कि प्रकाश की किरण जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, इसको जरा सा अपने लोग जान लेते हैं, है ना। तो आप लोग देखिए, अभी जस्ट मैंने एक फिगर बनाया था, आप बर्तन का फिगर बनाया था, ऐसा था कुछ और ऐसा फिगर बना दिया था और लंब डाला था शुरू में जो फिगर बनाए थे, और ऊपर में वायु दिए थे और नीचे में क्या दिए थे, कांच दिए थे। इससे आपको क्लियर याद रहेगा, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब ये विरल माध्यम है, वायु का माध्यम क्या है बाबू मेरे, विरल माध्यम है, ये आपका क्या है, सघन माध्यम है। याद रखिएगा, ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला सघन है। जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है ना। विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो इस कंडीशन में अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किस ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। देखिए जैसा कि फिगर मैंने बताया है। फिर अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है, एकदम डिट्टो याद रख लीजिए माइंड में। सघन से जो है विरल की ओर आएगी, किरण जो है सघन से विरल की ओर आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर होगी। कोई दिक्कत, स्टेटमेंट जैसे बनाना चाहिएगा लिख सकते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये था आपका मीडियम के बारे में। दोनों मीडियम को आपने समझा। सघन माध्यम क्या हुआ, जिसमें कणों की उपस्थिति अधिक हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, जिसमें कणों की उपस्थिति कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। पानी, वायु का माध्यम पानी के सापेक्ष जो है विरल है, और पानी का माध्यम कांच के सापेक्ष विरल है। जस्ट इसका उल्टा कीजिएगा, पानी का माध्यम वायु के सापेक्ष जो है सघन है, और कांच का माध्यम पानी के सापेक्ष सघन माध्यम है। इसको लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। अब लास्ट इसका बताते हैं, फिर पार्ट 2 में आपको बताएंगे लेंस के बारे में, लेंस में कैसे प्रतिबिंब की कंडीशंस होती है उसको बताएंगे, और थर्ड पार्ट में आपको लेंस सूत्र साबित करेंगे, आवर्धन सूत्र साबित करेंगे और न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं प्रिज्म के बारे में। ये देखिए, प्रिज्म से किरण आरेख मैंने खींचा है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, किसी कोण पर झुके, है ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, है ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके, है ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच के पारदर्शक माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच के पारदर्शक माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म से किरण आरेख आप लोग इसको ले लीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना। किरण आरेख के बारे में 2 नंबर में पूछा है, क्वेश्चन पूछता भी है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हर जो है टॉपिक वाइज वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।